मुटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम मुटवाल। मेरे इस चैनल में मैं आपको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोरोपंत जी ने अन्ना जी से कहा, आंध्र मावल के कुंबा आया था राजा से मिलने। ऐसा मोरोपंत का कहा सुनते ही अन्ना जी दत्त विचलित हो गए। बड़े महाराज ने वहां पर दुष्काल पड़ने की वजह से उन्होंने वहां पर लगान माफ करने का निर्णय जाहिर किया है। अन्ना जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये घटना वो सुनते ही तन तन करने लगे। मैंने सबको कहा था कि कोई भी कुंबा अगर राजा से मिलने आता है तो उन्हें तुरंत राजा के पास मिलने नहीं जाने दिया जाए। पता नहीं कहाँ से गवार आते हैं, उन्हें मेहनत तो करनी नहीं होती है। उठ छूट वो राजा से मिलने आ जाते हैं और अपना लगान माफ करवाने के लिए राजा से विनती करने लगते हैं। संभाजी राजा तो लगान माफ भी कर देते हैं। युवराज संभाजी वसूली लगान माफी में अगर दिलचस्पी लेने लगे तो काम बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन समय होगा। अन्ना जी को इस तरीके से गुस्से में देखकर मोरोपंत हंसने लगे और वैसे ही मोरोपंत अन्ना जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा करते हुए बोले, आपके ही शब्दों में सवाल करते हुए संभाजी युवराज उल्टा साफ सवाल आपसे कर सकते हैं। अन्ना जी ने कहा, कैसे? जनता की शिकायत पुकार युवराज नहीं सुनेगा तो क्या वारिसदार क्या सिर्फ कंचे खेलता रहेगा? युवराज, क्या आप सारे ही युवराज के पक्ष के हो? सवाल कौन है, किसके पक्ष का ये नहीं है। जनता का कल्याण करना ये जरूरी है। अन्ना जी बोले, पर जब तब लगान माफ करने से राज्य का नुकसान होता है, हिसाब किताब में खोट आएगी। जनता की हिसाब किताब का ख्याल करते समय जनता के पीठ को पेट भी लगा है, इसका भी जरा ख्याल कीजिए। ऐसा संभाजी महाराज ने ही कहा है। ऐसा मोरोपंत ने अन्ना जी से कहा। मोरोपंत अन्ना जी से कहा, कुछ दिन पहले विशालगढ़ की तरफ से कुछ लोग आए थे। उन्होंने नहर का पानी बांध को अड़ाकर खेत की तरफ मोड़ दिया। उस बात से संभाजी महाराज इतने ही खुश हो गए। इस बात को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। नया खून है, वो हर तरफ से खून उछलता रहता है। तब हम वृद्ध लोगों को अपने पैर पीछे लेना ही सही होगा, उन्हें रास्ता देना चाहिए। अन्ना जी हंसते हुए बोले, युवराज का मजाक उड़ाते हुए, ठीक है। जिस संकट का डर अन्ना जी को हो रहा था और वो सब कुछ वैसे ही घटित होता जा रहा था। युवराज संभाजी को कर्नाटक की मुहिम पर लेकर जाने का निर्णय शिवाजी महाराज ने किया था। एक दुष्ट चक्र की शुरुआत थी। हमेशा की तरह हजारों की भीड़ में संभाजी राजा सबसे खास, अप्रतिम, सुंदर, चमकेंगे और लड़ाई में सबके बीच, तलवारबाजी में, हर तरीके की हिस्सेदारी में हीरे जैसे चमकेंगे। जैसे कि अन्ना जी तो अपना धीरज ही खोने लगे थे। अन्ना जी लगान माफ करने से संभाजी को रोकना चाहते थे, पर कुछ भी करने से भी संभाजी महाराज गरीब जनता को दुष्काल की वजह से लगान वसूल नहीं करना चाहते थे। पर अन्ना जी ऐसा नहीं चाहते थे। यहाँ तो सब कुछ कर भी संभाजी पर अन्ना जी को कोई जोर नहीं चल रहा था। तब उन्होंने कर्नाटक की मुहिम पर शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजा को जाने से रोकने के लिए एक साजिश रची और सप्तमहल की तरफ जाते समय अन्ना जी अष्टप्रधान के महल की ओर एक नज़र डाली और अभी ही संभाजी राजा के बाड़े में रहने के लिए आए थे। इसका फायदा अन्ना जी को हुआ। अष्टप्रधान में अन्ना जी खुद एक बड़े संस्थान थे। अन्ना जी अष्टप्रधान में एक बड़े संस्थान थे। उच्चे पूरे, भक्कम देह, सांवला रंग और कलती पगड़ी, कान में लटकने वाले कुंडन
कुंडल चमक और उनके दमदार पैर, उनके राज्य कारभार के कारभारों में वो उनका स्वभाव इतना कड़क था कि उनका नाम सुनते ही वहाँ के बाकी के छोटे मोटे कामगार थर थर कांपने लगते थे। शिवाजी महाराज के राज्य कारभार में अन्नाजी पंत राज्य का लगान, खाजगी पत्र व्यवहार, कारभार और लगान वसूली और जमीनों का मौजमाप, ये सब काम अन्नाजी पंत संभालते थे। और अन्नाजी पंत ने भी शिवाजी महाराज के लिए कुछ कम जोखिम नहीं उठाए थे। अफजल खान से मिलने के लिए जब शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर जिजामाता और बाल संभाजी राजा को छोड़ के गए थे, तब अन्नाजी के ऊपर उनको संभालने की, उनके रक्षण की जवाबदारी शिवाजी महाराज अन्नाजी पर सौंप कर गए थे। और भूदरगढ़ के पास का समानगढ़ ये भी उन्होंने बांधे थे। रागना किला और काबिज, इन आगरा भी जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए थे, तब प्रशासन का सब कारभार अन्नाजी ने ही संभाला था। और भूदरगढ़ का भानगढ़ और रांगना ये किला जीतते वक्त खुद अन्नाजी ने तलवार चलाई थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। शिवाजी महाराज का कोकण का दापोड़ी, राजपुर और कुंडाला के पास का अनेक भाग शिवाजी महाराज ने अन्नाजी पंत के हाथ में सौंपा था। वो राज्य कारभार के एक बड़े आधार स्तंभ के जैसे थे। किसी भी राज्य का वैभव और राज्य जैसा बढ़ता जाता है, वैसा ही वहाँ के कामगिरों के मुंह में भी पानी छूटने लगता है, उनका भी लालच बढ़ने लगता है। वैसा ही प्रकार यहाँ पर था। इंग्रज, डच, पोर्तुगीज, इनसे जो कुछ भी नजराना इसमें से जो कुछ हिस्सा होता था, वो राज्य के अधिकारी कामगार उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। शिवाजी महाराज को पता था, पर सरकारों की उम्र, अनुभव, पूर्व चरित्र, इसका विचार करते हुए शिवाजी महाराज उनसे कुछ नहीं कहते थे। वो हर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। पर संभाजी महाराज से ये सब बातें सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने अनेकों की चोरियां पकड़ी थी। संभाजी अन्नाजी जैसे उम्र दराज अधिकारियों के विषय में भी कुछ भी बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते थे। उन्हें देखते ही वो फुकट खाओ, द्रव्य चोर, ऐसे धाड़सी उद्गार निकाला करते थे। अन्नाजी को ये सुनते ही अपमान महसूस हुआ करता था। संभाजी राजा 18-19 साल के हो रहे थे। उम्र के साथ ही दिन पे दिन वो बलवान भी बनते जा रहे थे। अष्टप्रधान अधिकारों के बीच की दूरी भी वैसे ही बढ़ती जा रही थी। और अन्नाजी तो उन्हें अपना जन्मों का दुश्मन ही समझने लगे थे। अन्नाजी को आते हुए देख सोयराबाई को अच्छा लगा। सोयराबाई संभाजी राजा की सौतेली माँ। इन दोनों के रास्ते का जो एक बड़ा पत्थर था, वो संभाजी राजा ही थे। इसलिए सोयराबाई के मन में संभाजी राजा के खिलाफ जो कोई भी बातें होती थी, वो अन्नाजी से बिना किसी झिझक के कहा करती थी। अन्नाजी, मेरे राजा राम की उम्र अगर संभाजी से ज़्यादा होती तो कितना अच्छा होता। सोयराबाई ने अन्नाजी से कहा, राजगादी के लिए उम्र का विचार किया नहीं जाता है। महारानी पेट से होती है तो भी राजमाता को आदर का स्थान देकर भावी राजकुमार के नाम का राज्यारोहण किए जाने के ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। अन्नाजी ने सोयराबाई से कहा, हमारे राजा राम तो
अच्छे 6-7 साल के हैं। राजा राम रोहन के राज्यारोहण की कल्पना से ही अन्नाजी दत्त को आनंद की अनुभूति आने लगी थी। राजा राम संभाजी के सौतेले छोटे भाई थे। सोयराबाई ने अन्नाजी से कहा, कर्नाटक की मुहिम पर चले जाएंगे तो कुछ दिन संभाजी महाराज के अनुपस्थिति में राजगढ़ पर किसी के हस्तक्षेप बिना हम कुछ दिन अच्छी तरीके से आराम से बिताएंगे। अन्नाजी बोले, महारानी आप ये क्या कह रही हो? अपने कड़वे सुर में अन्नाजी बोले, किस महाभयंकर सपने में आप जी रही हो? ये क्या है? किस बात की आप कल्पना, किस दुष्ट सपने की आप कल्पना कर रही हो? ऐसा अन्नाजी ने सोयराबाई से कहा। मुहिम के माध्यम से युवराज संभाजी महाराज पराक्रमी होने, बड़े महाराज की नज़र में खुद को महापराक्रमी सिद्ध करने का एक भी मौका वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे और उनके सर पर एक और बहादुरी का ताज चढ़ जाएगा। हिंदवी स्वराज्य का काबिल वारस वो कहलाएंगे। सोयराबाई ने अपने माथे का पसीना अपने पल्लू से पोंछा और एक गहरी सांस ली और कहा, हवा की दिशा अच्छी नहीं है, पर उसका जवाबदार कौन है? आप है या हम है? और वो शांत हो गई और उनके मन में एक अलग ही आंदोलन चल रहा था। अन्नाजी की बेटी हंसा ने आत्महत्या की थी और उसका जवाबदार संभाजी महाराज को समझा जा रहा था। तब शिवाजी महाराज ने सच झूठ का पता लगाने के लिए उनकी सौतेली माँ सोयराबाई को जवाबदारी सौंपी थी। तब सोयराबाई ने बड़े ही ईमानदारी से और विवेक बुद्धि से सच झूठ का पता लगाया था। तब सोयराबाई को कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं मिला था कि जिससे ये पता चलता है कि संभाजी महाराज ने हंसा के साथ कोई अत्याचार किया और संभाजी महाराज के वजह से उसने आत्महत्या की। तब सोयराबाई ने सारे सबूत जमा कर ये साबित किया कि संभाजी महाराज निर्दोष है, उनकी कोई भी इस बात में कोई भी गलती नहीं है और उन्हें आरोप मुक्त किया। तब अन्नाजी ने उनसे कहा, महारानी आपके पास कितना अच्छा मौका मिला था, आप तभी अगर उसको गुनहगार साबित कर देती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते थे। आज संभाजी हमारे सर पर ऐसे बैठे नहीं होते, उसका वहीं पर काम खत्म हो जाता। सोयराबाई ये सुनकर थोड़ी सी बेचैन हो गई। अन्नाजी ने कहा, हंसा मेरी बेटी, उसने संभाजी को एक तरफी प्यार किया और उस प्यार की निराशा की वजह से उसने अपनी जान दे दी। हमारी बर्बादी का एक मूल कारण है वो संभाजी है। ये बात हम हमारी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते। सोयराबाई ने अन्नाजी से पूछा, तब हमें उस वक्त क्या करना चाहिए था? आप राजा राम की राज सिंहासन की मंगल पल की थोड़ी भी याद आपको आती या याद आप करती तो आप उसे आरोपी साबित कर देती और आज वो सिंहासन राजा राम का होता। ऐसा अन्नाजी ने सोयराबाई से कहा। और आप राजा राम की राजमाता होती। संभाजी के लिए वो अन्याय होता, पर आपके लिए वो न्याय होता। तभी अगर अन्नाजी ने ये सलाह सोयराबाई को दी, संभाजी का कांटा निकल जाता। सोयराबाई ने कहा, अन्नाजी वहाँ से उठे और बोले, अभी भी वक्त है महारानी, संभाजी को कर्नाटक मुहिम पर जाने से रोक लो, नहीं तो मुहिम पर जाकर वो राजा बनने के लायक है ये साबित कर देंगे और बड़े महाराज भी उन्हें ही राज सिंहासन पर बैठा देंगे। फिर आपका और राजा राम का क्या होगा? ऐसा अन्नाजी ने सोयराबाई से कहा।
पर अन्नाजी पंत से सोयराबाई ने कहा कि राजा ने तो युवराज को अपने साथ ले जाने का निर्णय कर लिया है, अब उन्हें रोकना मुश्किल है। जैसे दिन के पीछे रात भागती है, वैसे ही राजा के साथ युवराज को भी मुहिम पर जाना अत्यंत जरूरी होता है। कल राज्य का कामकाज के सूत्र तो युवराज को ही संभालने हैं। ठीक है, बड़े महाराज ने एक ही बार जवाब दे दिया है तो क्या? वैसे ही सोयराबाई ने वो बेजान जैसी हो गई और कुछ देर पत्थर जैसी बैठ गई। तब अन्ना जी धीरे से पास आकर बोले, महारानी, इस पर भी इसका एक इलाज है। तब प्रश्नार्थक नज़रों से सोयराबाई अन्ना जी की ओर देखने लगी और अन्ना जी ने कहा, क्या आपको याद है कर्नाटक राज्य का और रायगढ़ का राज्य का ऐसे हिंदवी स्वराज्य के दो बंटवारे करने का ख्याल एक बार राजा के शिवाजी महाराज के दिमाग में आया था। आप सिर्फ राजा से बंटवारे की जिद करो, फिर शिवाजी महाराज को निश्चय करने दो उन्हें क्या चाहिए। उन्हें संभाजी युवराज को मुहिम पर अपने साथ ले जाना है या बंटवारा चाहिए। हमारी नज़रों से देखा जाए तो युवराज को मुहिम पर ले जाना हमारे लिए घातक साबित होगा। उससे पहले पिता पुत्रों दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास आ चुके हैं। राज्य अभिषेक के वक्त काशी से आए हुए कागा भट्टों ने काव्य पर चर्चा करते हुए दोनों को देखा था। तब कागा भट्ट बोले थे, संभाजी युवराज एक दिन शिवाजी बनेगा। तब आप मेरी बात मानेंगे तो कर्नाटक की मुहिम की रस्सी अभी ही खींच लो, नहीं तो वहां से आते समय संभाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की रस्सी अभी खींच लो, नहीं तो वहां से आते समय संभाजी राजे अपने नाम का वसीयतनामा ही लिखकर लाएंगे और आपके लिए राजगढ़ पर एक घास की झोपड़ी की इतनी भी जगह भी आपके लिए नहीं रहेगी और राजा राम के लिए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं।